नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही YouTube चैनल स्टैटिक विद शिव में। और हम लोग एक क्रम से आगे बढ़ रहे थे, सीटेट की तैयारी कर रहे थे, सीटेट की पेडागोजी को एक बेहतर रूप दे रहे थे। ठीक है, आज उसी क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सीडीपी को कवर किया। सीडीपी सबसे पहले सीडीपी के आपने 30 क्वेश्चन लगाए, वहाँ से आपने देखा कि कैसे सही प्रश्नों को पकड़ा जाता है या कैसे सही ऑप्शन को देखा जाता है। उसके बाद आपने ईवीएस के बारे में देखा, मतलब ईवीएस की एनसीईआरटी देखी, उस और एनसीईआरटी देखने के बाद आपने ईवीएस की पेडागोजी भी देखी। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की पेडागोजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहती है हिंदी की पेडागोजी, क्योंकि आदमी सोचता है बहुत सरल है, बहुत सरल है, आसानी से हो जाएगी, और यहाँ से पेडागोजी आसानी से होती है नहीं। ठीक, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग हिंदी की पेडागोजी की बात करेंगे, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, थोड़ा बहुत आपको जानकारी देनी थी कि जैसे अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी के नीचे दिया होगा। और अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे दे रखा है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं आपको जो भी आवश्यकता है। ठीक है, तो आपकी जैसी आवश्यकता है, आपको जिस प्रकार जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप या तो यहाँ पर तो आप केवल पीडीएफ ही पा पाएंगे। आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं आपको इस प्रकार इस तरीके से पढ़ना है, या फिर मुझसे कोई त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए मैं बिल्कुल आपका सहारा लेना चाहूँगा। आप बताएंगे कि हाँ, ये चीज़ें परिवर्तित कीजिए, आपके और बेहतर होगी पढ़ाई। ठीक, तो दोनों चीज़ों को देख सकते हैं आप। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपको हमारे नीचे लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आज हिंदी की पेडागोजी की, और हिंदी की पेडागोजी में सबसे पहले जब आप हिंदी का पोर्शन खोलते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा पैराग्राफ, लगभग 10 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन होते हैं इस पैराग्राफ से संबंधित। अच्छा, मैं जिस पेपर की बात कर रहा हूँ उसमें एक गलती हुई थी, और ये गलती पता नहीं कैसे आयोग कर देता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। पैराग्राफ में जो बात कर रहे थे, हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे, परंतु जब प्रश्नों को देखा हमने, देखिए यहाँ पर अगर आप प्रश्न देखेंगे तो जो ये प्रश्न है आपके, ये कहीं ना कहीं आपकी किसी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं रामपंथी विचारधाराओं के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ये राम नामी पंथ की विचारधाराओं के बारे में। तो पैराग्राफ कुछ और कह रहा था, गद्यांश आपका कुछ और कह रहा था, और यहाँ से प्रश्न आपके कुछ और कह रहे थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत इसकी हम वो देख लेते हैं, ग्रामर क्या थी, क्योंकि ग्रामर पूछी जाती है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन था, इहलोक का समानार्थक शब्द क्या है। समानार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, समानार्थक मतलब, समानार्थक का मतलब हुआ इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पर्यायवाची इहलोक मतलब यही लोक हमारा, यही संसार है, यही जगत है, और इसी को तो मृत्यु लोक भी कहा जाता है। परलोक, जब आप मर जाते हैं तब परलोक सिधार जाते हैं, तो ये जो परलोक ऑप्शन होगा ये इसका समानार्थक शब्द नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैसर्गिक शब्द का विलोम है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक या कुदरती। जो कृत्रिम होता है वो नैसर्गिक नहीं होता है। ठीक है, तो नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा यहाँ पर? तो नैसर्गिक शब्द का विलोम होता है कृत्रिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विशेषण विशेष का उदाहरण दीजिए। अच्छा, पहले जान लेते हैं कि ये विशेषण विशेष आखिर होता क्या। ठीक, अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो आपका जो विशेषण होता है ये कहीं ना कहीं आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बता रहा होगा, जिसकी विशेषता बता रहा होगा, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा लड़का विशेषण हुआ। और ये बहुत अच्छा किसकी विशेषता है? राम की है। तो जिसकी विशेषता बता रहा होगा वो हमारा क्या होगा? विशेष्य होगा। तो यहाँ पर नैसर्गिक रंग जो है ये हमारा विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गद्यांश मैंने कहा ये अलग था और क्वेश्चन अलग थे, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश पद्यांश हम लोग छोड़ते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको जो नंबर आते हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए कि जो आपके नंबर आते हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके। और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके गद्यांश और पद्यांश में ग्रामर से संबंधित होते हैं और गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों से संबंधित होते हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपकी पेडागोजी से संबंधित होते हैं। कहाँ चाहिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात कर रहे थे कि गद्यांश पद्यांश से प्रश्नों की संख्या कितनी होती है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित होंगे, जिसमें आपके ग्रामर देखने को मिलेगी, और 15 क्वेश्चन जो होंगे सीडीपी के होंगे, पैडागॉजी के होंगे। हिंदी पैडागॉजी आएगी, और सरल नहीं होती है पैडागॉजी, मैं आपको बता दूं। हिंदी की पैडागॉजी ज़्यादा कठिन होती है सीडीपी की पैडागॉजी से। ठीक, चलिए अब सीधे पैडागॉजी पर आते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद हम पैडागॉजी का क्वेश्चन नंबर चालू होता है आपका। ये आपका पद्यांश था, पद्यांश को निकालते हैं आगे, और चालू होता है आपका यहाँ से 106 नंबर से। ठीक है, ये है 106 नंबर से आपका स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसी गतिविधियों से प्रेरित नहीं होंगे जो आपके बड़े आपके लिए योजना बनाएंगे। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, बच्चे कहाँ से योजना बना लेंगे? जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होगी उसी से बच्चे क्या होंगे? प्रेरित होंगे। मतलब अब आप बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो बच्चों को आप ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जिनका अर्थ उन्हें समझ में आए। ठीक है, ऐसी कोई योजना ना बनाए जो उन्हें समझ में ही नहीं आ रही है। तो बिल्कुल जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होगी वही बच्चों को क्या करेगी? अभी प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर किस गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए? पहला है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। तो दिमाग में रखिएगा, मातृभाषा में ही पढ़ाना है हमें, तो बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक भाषा या अंग्रेजी भाषा में? द्वितीयक भाषा में कभी नहीं बच्चों को अनुदेशन दिया जाना चाहिए। विद्यालय की भाषा या राजभाषा में? राजभाषा में भी नहीं, क्योंकि विद्यालय की कोई भाषा होती नहीं है। हमारी राजभाषा होती है हिंदी। ठीक है, पर जो मातृभाषा होती है वो हमारी स्थानिक भाषा। अगर मातृभाषा की बात करेंगे हम लोग कि मातृभाषा क्या होती है, तो मातृभाषा हमारी स्थानीय भाषा कहलाती है। मतलब जो बालक उस स्थान पर भाषा बोलता है, भावों का आदान प्रदान जिन भाषाओं के आधार पर करता है, वो आपकी स्थानीय भाषा कहलाती है, और वही आपकी मातृभाषा कहलाती है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक की भाषा अनुदेशन के माध्यम से नहीं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा। प्राथमिक स्तर पर गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन देना चाहिए, तो बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा, मतलब जो उन्हें आती होगी आप उसी में तो उनको अनुदेश देंगे। और अगर आप किसी और भाषा में देंगे तो बच्चों को कुछ समझ ही में नहीं आए। ठीक है, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है हमारा। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। मैंने कहा अगर कहीं भी आपको ये रटने वाला शब्द मिल जाए तो सबसे बेकार ऑप्शन, तुरंत काट के आगे बढ़िएगा। उच्चारण का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल, देखिए कविता करेंगे तो कहीं ना कहीं उच्चारण होगा, पर बार बार इसका अभ्यास कविता से ही नहीं होता है। ठीक है, आप जब तक भावों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक आपका उच्चारण सही नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन उचित नहीं है उतना। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, हो सकता है बिल्कुल कि कविता के माध्यम से आप व्याकरण सिखा सकते हैं बच्चों को, और शब्द संपदा बढ़ाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं शब्द भंडारण करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। इसमें ये दो ऑप्शन, पहला और दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो सकते थे, और तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है कि विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है? पहला, अब आकलन क्यों किया जाता है? बच्चों को आप ऑब्जर्व क्यों करते हैं? पहला, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का सिस्टम उपयोग कर रहा है। कभी ना ऐसी चीज़ों तो जांचेंगे ही नहीं। अगर आप किसी का आकलन कर रहे हैं तो कौन अच्छा है कौन खराब है, ऐसी चीज़ों को नहीं देखेंगे आप क्लास में। मैंने कहा ना, पेडागॉजी का मतलब होता है आप एज अ शिक्षक हैं और आपको किस तरह अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाना है, यही पेडागॉजी कहलाती है। ठीक है, तो आप ये सब काम कभी नहीं करेंगे कि अच्छा बच्चा कौन खराब बच्चा, ये सब हम चिन्हित करें। उसके बाद यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, तो ये जो कमियाँ का पता लगाया जाता है वो आपका निदान कहलाता है, आकलन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। कमियों का पता लगाना निदान कहलाता है, और कमियों का पता लगाने के बाद उन्हें दूर करना उपचार कहलाता है। ठीक है, दोनों शब्दों को दिमाग में रखिएगा। निदान का मतलब कमियों का पता लगाना, और उपचार का मतलब कमियों को दूर करने का प्रयास करना। ये दोनों चीज़ें डॉक्टर करता है। देखिए, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो निदान करता है। सबसे पहले क्या करता है, आपको 4-5 टेस्ट लिख देता है कि जाओ भैया करा के लाओ। आप टेस्ट करा के लाते हैं तो क्या करता है, वो कमियों का पता लगाता है, आपके टेस्ट को देखता है, उसके बाद वह फिर आपको दवाई लिखता है कि हाँ आपके अंदर ये कमी है
और इन दवाइयों के द्वारा ये कमी दूर होगी। तो उपचार करता है आपका, ठीक है। तो निदान का मतलब कमियों का पता लगाना और उपचार का मतलब कमियों को दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर कमी भी नहीं होगी। बच्चों को उनके आगे के अधिगम में सहायता प्रदान हेतु योजना बनाने, बिल्कुल ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है अभी तक। और लास्ट है बच्चों की उसके सहपाठी, तुलना तो करनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा आपको, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह कहलाता है, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि दो शब्द होते हैं यहाँ पर। एक शब्द होता है संकेत बदलना, और दूसरा होता है संकेत मिश्रित करना। बस इन्हीं, बाकी बहुभाषिकता एक कार्य है, मतलब बहुभाषिकता एक क्रिया है। तो इन दोनों के बारे में नहीं जानना है, केवल अभी आपको संकेत बदलना और संकेत मिश्रित करना के बारे में जानना है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर संकेत बदलना क्या होता है, ठीक है। जान लें संकेत बदलना। तो जब आप क्या करते हैं, आप कोई दो भाषा जानते रहते हैं, परंतु बात जब आप किसी से कर रहे हैं तो केवल आप एक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, आप अपनी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है संकेत बदलना, ठीक है। संकेत बदलना कोड स्विचिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जब आप कोई दो या दो से अधिक भाषा जानते हैं परंतु आप केवल एक भाषा का ही प्रयोग करते हैं बात करते समय, अपने भावों का आदान प्रदान करते समय, तो वो आपका कहलाता है संकेत बदलना। और संकेत मिश्रित करना क्या कहलाता है, जब आप दो भाषा जानते हैं और बात करते समय आप दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यह कार्य मैं मैनेज कर लूँगा, तो यह कार्य ये हिंदी हुआ, और जो मैनेज शब्द बीच में आ गया ये इंग्लिश हुआ। तो बात करते समय जब आप दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं, आप कह सकते हैं हिंग्लिश जो बोली जाती है, वो संकेत मिश्रित करना कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ। संकेत बदलना, जब आप दो भाषाएं जानते हैं परंतु बात करते समय केवल एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो संकेत बदलना कहलाता है। संकेत मिश्रित करना, जब आप बात करते समय दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं, तो संकेत मिश्रित करना कहलाता है। इसी संकेत बदलने में ही आप समयानुसार अपनी भाषाओं को बदलते हैं। जैसे हमारे सामने किसी को हिंदी में बात करनी है किसी से, तो मैं उससे हिंदी में बात करूंगा। अगर कोई ऐसा लड़का आ जाता है या कोई ऐसा भी जानकारी जिनको इंग्लिश में प्रदान करनी है, तो मैं उन सब जानकारियों को आपको इंग्लिश में प्रदान करूंगा, ठीक है। तो ये कहलाता है संकेत बदलना। और दूसरा होता है हमारा संकेत मिश्रित करना। मिश्रित करने में हमने बताया आपको कि एक साथ दो भाषाओं का उपयोग करते हैं और इसमें केवल एक भाषा का उपयोग करते हैं, और यही प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा संकेत बदलना, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यह चिन्ह चित्रकारी नहीं कहलाता। चित्रकारी तो बड़े होकर आप करोगे ना, आम बनाओगे तो वह आपके लिए चित्रकारी कहलाएगा। लिखना भी नहीं कहलाएगा, स्वयं की वर्तनी भी नहीं कहलाएगा, कीरम कांटे या स्क्रबलिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, कीरम कांटे या स्क्रबलिंग होता है कि जब आप जल्दबाजी में अवैध चित्र बनाते हैं, जल्दबाजी में आप ऐसे बिना अर्थपूर्ण या फिर अवैध चित्र बनाते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, आपका कीरम कांटे या स्क्रबलिंग कहलाता है, ठीक है। देखिए छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ में पेंसिल दे दीजिए तो वो दीवार में यूं यूं गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा गोचने लगता है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगता है। तो यही है कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआत इसी प्रकार करते हैं, ठीक है। सबसे उसको पेन पकड़ा दीजिए, कॉपी दे दीजिए, तो आपकी तरह वो भाषा नहीं लिखेगा अच्छी सी कि आम लिख देगा, वो गोल 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 उसी में घुमाता रहेगा। तो वही कहलाता है कीरम कांटे या स्क्रबलिंग। तो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह क्या कहलाते हैं, तो स्क्रिबलिंग कहलाता है, कीरम कांटे कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे अपने लिखने की शुरुआत, ये आप कर ही चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखने में कौन सा सहायता करेगा। अब देखते हैं भाई कौन सा हाथ से लिखने में सहायता करेगा। अलमारी में कपड़ों का फैलाना लिखने में सहायता करेगा क्या, नहीं भैया। कुछ छलका देना, जैसे पानी छलका देना, तो ये भी नहीं करेगा। तीलियां उठाना, माचिस की तीली गिर गई उनको उठाना, तो ये भी नहीं करेगा। हाँ, धागे में मनके पिरोना। अब मनका क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। मनका वो गोल गोल होता है जिसमें बीच में छेद होता है और इसी के बीच से धागा जाता है, ठीक है, और यह एक माला बनाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर धागे में मनका पिरोना बालक को सिखाया जाए, क्योंकि एक
अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर आप तीलियां उठाना कैसे किसी भी तरीके उठा सकते हैं, पर अगर आप धागे में मनके को पिरोएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें छेद छोटे छोटे होते हैं, आपको उसी धागों से निकालना, उसी छेदों से आगे धागे को निकालना होता है, जिससे माले का निर्माण होता है। तो इसीलिए अगर आप हस्तलेखन कौशल बालक में विकसित करना चाहते हैं तो धागे में मनके पिरोना ये सबसे अच्छी, मतलब एक कहीं ना कहीं सबसे बेहतर तरीका होगा जो आपको सहायता प्रदान करेगा। जैसे फूलों की माला बनाना, ठीक है, फूलों की माला बनाना यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूँ। जैसे धागे में मनके पिरोना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसी के दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा फूलों में माला पिरोना, ठीक है, फूलों की माला बनाना या फूलों में माला पिरोना। इसी में चित्रकारी करना, चित्रकारी का मतलब ये नहीं कि अच्छा अच्छा आम बना दिया, वही जो दीवालों में ऐसे 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 करके गूंच देते हैं ना, वही चित्रकारी करना, ये भी हस्तलेखन विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है कि बालक में हस्तलेखन विकसित करने में धागे में मन के पिरोना सहायता प्रदान करता है। कठिन क्वेश्चन है, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपकी कोई भाषा की पुस्तक है ना, हिंदी की पुस्तक होती है जो आपकी चलती है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो चलती है, तो उसमें ना चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है बालक को, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि बालक चित्र देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें रुचि आएगी, अब प्रेरित होंगे सीखने के लिए, नए नए चित्र देखेंगे, क्योंकि बालक ना रंगों को जानना चाहता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको नए नए प्रकार के रंग दिखते हैं और उनसे सीखने में वो ज़्यादा प्रेरित करता है, स्वयं को महसूस करता है, इसीलिए चित्रों का उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा समझने में मदद करता है। ऐसी चीज़ें जिनको आप जानते नहीं हैं, अपरिचित हैं और जिनको आप याद नहीं कर सकते हैं, ऐसे संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करता है, तो बिल्कुल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता कर सकता है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपका ये नहीं है, तो ये पहला अभी इससे भी बेस्ट है। बच्चों को दृश्य साक्षरता विकसित करता है, देखने में सहायता करता है, सोचता है, ठीक है, ये भी ठीक ऑप्शन है। चित्र बनाने वाले तो शिक्षा की कला सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अब आप इतना दिमाग में रखिए, आपके चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब शिक्षा की कला और सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं, चौथा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अब आप तीसरा ऑप्शन देखिए कि तीसरा ऑप्शन बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास देखकर महसूस मिलने में सहायता करते हैं, ये भी ठीक है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला है, चित्र अपरिचित। जैसे आप परिचित नहीं, आम का चित्र, कभी आपने आम नहीं देखा है तो आम का चित्र आपको देखेंगे और अपने दिमाग में क्या करेंगे, एक इमेज बनाकर उसको रख लेंगे। तो जब आप इमेज बनाकर रखते हैं तो आप अपरिचित चीज़ों को याद करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो साहित्य की सराहना बोध बिल्कुल हो सकता है ये ऑप्शन, साहित्य की सराहना बोध। भाषा के रूपों को विकसित करने में, भाषा के रूप अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर कहानियाँ भाषा के रूपों को विकसित नहीं करती है, व्याकरण करते हैं भाषा के रूपों को विकसित, जीवन कौशल नहीं करते हैं, गत्यात्मक कौशल नहीं कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, साहित्य की सराहना बोध। कहानी बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने में तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसका है? तो आपको पता है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नोम चॉम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत देने का काम किया था नोम चॉम्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये तीनों लोगों ने भाषा और विचार के बारे में कुछ कुछ बोला है, ठीक है। अब क्या बोला है अलग अलग जानते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि नोम चॉम्स्की ने क्या बोला है कि जो भाषा होती है वो जैविक रूप में उपस्थित होती है, मतलब भाषा ना बालक सीखता है, मतलब बालक में भाषा सीखने की सहज क्षमता जन्म से विद्यमान होती है। और इन्हीं नोम चॉम्स्की ने एक बताया है LAD, मतलब एक ये हमारा काल्पनिक संयंत्र होता है जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
या हिंदी में कहते हैं भाषा संग्राहक यंत्र, ये बच्चों में उपस्थित होता है, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं, वातावरण से शब्दों को अपने दिमाग में भंडारित करते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि नोएम चॉम्स्की ने बताया कि जैविक रूप से उपस्थित होती है भाषा सीखने की क्षमता, और भाषा सीखने की जो सहज क्षमता है वो एक एलईडी सॉफ्टवेयर, एक काल्पनिक सॉफ्टवेयर बालक के अंदर पाया जाता है जो शब्दों को वातावरण से संदर्भित करता है या फिर भंडारित करता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं भैया बालक ना पहले भाषा सीखता है और फिर विचार सीखता है। ये आपको कल मैंने क्लास में बताया भी था कि भाषा और विचार में क्या अंतर होता है। और जीन प्याजे इसी का उल्टा कह रहे हैं, जीन प्याजे कह रहे हैं बालक पहले विचार आते हैं बालक में और फिर विचारों के आधार पर भाषा सीखता है। तो तीनों पॉइंट अलग अलग आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं वाले ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप नहीं पढ़ तो लेते हैं परंतु ऑप्शन जब जाते हैं तो आपकी आदत पड़ी होती है सही खोजने की, और गलती से आप क्या करते हैं सही वाला टिक लगा के चले आते हैं, और जब आप आंसर की मिलाते हैं तो ऐसे माथे पे से अपना हाथ पटक कर कहते हैं अरे ये क्या कर दिया, ये तो हमको तो एकदम सही आता था, बेकार में हमने एक नंबर यहाँ पर खराब कर दिए। ठीक है, तो सही नहीं वाला देखना है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना बिल्कुल होता है। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, ये भी बिल्कुल होता है। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का। नियमों को रटकर, मैंने कहा रटा तो सबसे गलत काम हुआ, तो चौथा ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, किस पर भैया साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, देखिए होनी चाहिए इस पर भी, होनी चाहिए इस पर भी, पर आपको साक्षरता किसने, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, मतलब अर्थपूर्ण भाषा की समझ होना जरूरी है। ठीक है, अर्थपूर्ण भाषा की समझ होना जरूरी है। मतलब आप कमल, कमल ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है, इसको अगर लमक लिख देंगे तो ये अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थपूर्ण भाषा की समझ ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, इसे कहते हैं आईसीटी। ठीक है, आईसीटी। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब क्या होता है, जब आप टेक्निकल मतलब टेक्निक के माध्यम से या फिर तकनीकी के माध्यम से सूचना का संचार करते हैं, मतलब सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तो वही क्या कहलाता है, आईसीटी कहलाता है। अभी हम यही तो कर रहे हैं, हमारे पास जो सूचना है, जो विचार हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संचार हो रहा है ना मेरी सूचनाओं का आप तक, किसके माध्यम से हो रहा है, तो एक देखिए तकनीकी के माध्यम से ही तो हो रहा है। अगर ये तकनीकी ना होती, मैं आपको इस तरह पढ़ा ना पाता, तो कहीं हमारी सूचनाओं का आप तक संचार हो पाता, तो यही कहलाता है आईसीटी, सूचनाओं और संचार। सूचनाओं का संचार जब आप तकनीकी के माध्यम से करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, आईसीटी कहलाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिता को कहते हैं भैया, कहते हैं रूब्रिक्स। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये आपको रटने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिता को क्या कहते हैं, तो रूब्रिक्स कहते हैं। रूब्रिक्स क्या है, एक आकलन उपकरण है। रूब्रिक्स क्या है, एक आकलन उपकरण है जो करता क्या है, ये आपकी लिखित एवं मौखिक दोनों, लिखित एवं मौखिक दोनों लिखित एवं मौखिक दोनों उपलब्धि मानदंड को इंगित करता है, उपलब्धि मानदंड को बताता है।
मतलब आप लिखित तौर पर कितने बढ़िया हैं, आप मौखिक रूप से कितने बढ़िया हैं, मतलब आप कितनी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है लिखित तौर पर या मौखिक रूप से, इसको जो बताने का कार्य करता है वो कौन करता है, रूब्रिक्स करता है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग, अधिगम के आकलन मतलब कितना सीखे हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्कोरिंग मार्गदर्शिता होती है जिसे हम रूब्रिक्स कहते हैं। जांच सूची नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। तो आपको व्याकरण किस पर बल देता है, प्रवाह पर नहीं देगा, उपयुक्तता पर नहीं देगा, उच्चारण पर नहीं देगा। व्याकरण जो होगा हमेशा क्या, शुद्ध आपको बोलना सिखाएगा। ऐसे इंग्लिश का आप व्याकरण पढ़ते हो तो आपको बताता है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। पर आप हिंदी क्योंकि आप जन्म लेते हो, आप ये भाषा जन्म से सीख रहे हो, तो आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि कहाँ पर है लगेगा, कहाँ पर होगा लगेगा या कहाँ पर था लगेगा। ठीक है, तो पर शुद्धता तो आपको देखनी ही पड़ेगी। जैसे आपको पता है शा 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है और मुख द्वारा तीनों को अलग अलग तरीके से उच्चारित भी किया जाता है, परंतु क्या करते हैं आप जल्दी जल्दी में तीनों को एक ही समान बोल देते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि क्या करती है, आपकी शुद्धता पर अधिक बल देती है कि आप जो बोल रहे हैं, जो आप भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं वो शुद्ध हो। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हिंदी के कर लिए हैं। तो इतना दिमाग में आपको रखना है कि अगर आपको पैडागॉजी सही करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, पैडागॉजी सही करने के लिए एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, और वही मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पैडागॉजी में बेहतर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। और बाकी जिनको पीडीएफ की आवश्यकता होती है, जैसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको नीचे दी जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी बातों को बता सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है पेपर में, या फिर अभी थोड़ा सा पेपर और नज़दीक आने दीजिए तो हम आपको बताएंगे कि ये जो ऑफलाइन पेपर होता है इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि करते सभी हैं, वही गोला भरना होता है आपको, पर गोला भरने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, एक कला होती है, तो उसको कैसे और बेहतर करना है हम आपको बताएंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना है। सभी लोग अच्छे से देखा, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा उनके लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर भविष्य में आपको इससे कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहीं तक हमारा आपका साथ। अब कल फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर एक नई प्रैक्टिस कराने आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।